चलिए तो शुरू करते हैं। जैसे कि आपको बताया था कि चैप्टर 13 का है ना, लाइन बाय लाइन अकॉर्डिंग योर सिलेबस, आपके सिलेबस के अनुसार मैंने 1 बाय 1 करके सारा क्लियर कर दिया था। लेकिन मैं आपको यही बताया था कि कुछ बोर्ड वर्क करके आपको मैं है ना उसके बारे में स्पेशली मैं बताऊंगा, क्योंकि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि न्यूट्रिशन चैप्टर में है ना, न्यूट्रिशन चैप्टर में मैंने आपको वो सारी बातें बताया जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी था, और खास करके बुक के माध्यम से आपका लाइन बाय लाइन सारा चीज मैं क्लियर कर दिया था। लेकिन आज कुछ खास इंपॉर्टेंट बात है ना, जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो जानना बहुत ही जरूरी है, तो इसी कारण मैंने बताया था कि इस टॉपिक को मैं है ना सेकंड पार्ट में मैं आऊंगा और विथ ड्रॉ द पिक्चर बनाकर है ना इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो चलिए सभी लोग एक साथ जमा हो जाएं। तो आज का टॉपिक है मानव पाचन तंत्र। ठीक है, तो एक्चुअली चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब ही होता है पोषण। तो चैप्टर 13 में मैंने पोषण के बारे में बताया कि धरती पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, ईच एंड एवरी वन, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो विजिबल ऑर्गेनिज्म हो, चाहे इनविजिबल ऑर्गेनिज्म हो, सभी को पोषण चाहिए। अब ये पोषण क्यों चाहिए, तो इसी के बारे में तो पूरा विस्तार से पढ़ना है, खास करके स्पेशली ह्यूमन बींग्स के बारे में, कि सबके बारे में जानते हुए है ना, स्पेशली ह्यूमन बींग्स किस तरह से डाइजेशन करता है। तो उस चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको पता चल चुका है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। और यह होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है, ठीक है, ये होलोजोइक जो न्यूट्रिशन है वो कई स्टेप में इस भोजन को पचाने का काम करता है, जिसमें इग्रेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड देन इगेशन। तो इस क्रिया में स्पेशली जो भी क्रिया है वो तो कंप्लीट हो गया। आज सिर्फ और सिर्फ समझना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को, अर्थात जिस जगह पे सिस्टम की बात आती है ना, जिस जगह पे सिस्टम की बात आती है, तो ये सिस्टम क्या होता है ना, कह रहा है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो ये सिस्टम का मतलब होता है, ये सिस्टम का मतलब क्या होता है पहले ये जानो। ओके, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम की जहां तक बात होती है तो इसमें कोई एक स्पेशल अंग नहीं बल्कि पूरे अंगों का समूह, a lot of organ and all organ mix to work a special function with the help of gland। कहने का मतलब है कि सिस्टम में बहुत सारे अंग और कई प्रकार की ग्रंथियां आपस में जुड़कर एक साथ कार्य करती है, तो वह प्रक्रिया सिस्टम कहलाती है। क्या कहलाती है? सिस्टम। तो आज हम लोग जानेंगे कि मानव में पाचन की क्रिया किस प्रकार, अर्थात किस प्रकार सिस्टम से होता है। अब इस सिस्टम को जानेंगे विद द ड्रॉ ऑफ पिक्चर के माध्यम से, विद द ड्रॉ ऑफ पिक्चर के माध्यम से। तो चलिए इसे मैं थोड़ा एक बार सेट कर लूं अच्छा से। ओके, ठीक है। तो सिस्टम का शुरुआत कहां से होता है? तो ह्यूमन बींग्स में है ना सबसे पहला शुरुआत माउथ से, है ना। इस माउथ को बकल कैविटी कहते हैं, और इस माउथ के बकल कैविटी के अंदर है ना टिथ, टंग और सेलेब्री ग्लैंड्स, ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट है जो माउथ का सारा फंक्शन, माउथ के सारे कार्य को पूरा करता है। तो जब भी कोई भोजन लेने की क्रिया हाथों के द्वारा माउथ में और माउथ में जाने के बाद ये तीनों पार्ट्स है ना आपस में वर्क करती है, और इस वर्क में ह्यूमन बींग्स में पहला डाइजेशन का क्रिया माउथ से ही शुरू हो जाती है। तो कल हमने बताया था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ टू एनस तक होता है, और ये पूरे सिस्टम का माउथ टू एनस को जोड़ने की प्रक्रिया को एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलिमेंट्री कैनाल। ओके, तो अब देखिए कि इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में
थोड़ा सा पहले सिस्टम को बनाना सीख लें, क्योंकि एग्जामिनेशन में होता क्या है, एग्जामिनेशन में होता क्या है कि पिक्चर बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो आखिर ये पिक्चर को कैसे बनाया जाए, तो चलिए सबसे पहले तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है, और इस लॉन्ग क्वेश्चन में डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एक बार डायग्राम को बना लोगे और इस सिस्टम में कौन सा अंग कहाँ पे है ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गन और ग्रंथि, ऑर्गन और ग्रंथि का मिक्सअप रूप जब आपस में वर्क करता है तो ये सिस्टम कहलाता है। तो चलिए इस ड्रॉ पिक्चर को एक बार आप पुनः, है ना, आराम से घर में एकदम जितना सुंदर हो सके एक बार ड्रॉ जरूर करें। और ड्रॉ करने से क्या होता है ना कि कौन सा पार्ट कहाँ पे है ये आपको संपूर्ण जानकारी हो जाएगा, और जब जानकारी हो जाएगा तो आप आसानी से उसके बारे में वन बाई वन करके आप उसके बारे में व्याख्या कर सकते हो। अगर आप नहीं करते हो तो आपको हमेशा अननोन रहेगा कि कौन सा सिस्टम कहाँ पे था। ओके, अब देखिए ये तो हो गया बॉडी पार्ट्स, है ना। अब इस बॉडी पार्ट में, है ना, अब इस सिस्टम को बारीकी से एक बार इसे अच्छा से बनाने का काम करते हैं, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा अंदर का पार्ट को, अंदर का पार्ट कौन सा कलर का ले लें, चलो कोई भी डार्क कलर ले लेते हैं। चलिए अब आइए, ये जो है ना, सबसे पहला जो हो गया माउथ, है ना। माउथ जो होता है बकल कैविटी जिसमें लिप्स और चिक होते हैं, उसी जगह से एक पतली सी पाइप आती है, और इस पाइप को बोला जाता है ना। ऊपर वाले पार्ट तो माउथ होते हैं, और नीचे वाला जो पार्ट होता है इसे बोला जाता है ओसियोफेगस, इसे फूड पाइप भी कहते हैं। अब देखिए इसी फूड पाइप से जुड़ा होता है हमारा स्टोमिक। क्या जुड़ा होता है? स्टोमिक। ओके, अब देखो, अब आप कहोगे सर बीच में एक बड़ा सा भाग कौन सा है, तो बीच में ये जो बड़ा सा भाग है इसे हम थोड़ा अलग कलर कर दे ताकि आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ जाए। चलो इसे पिंक कलर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे बॉडी का डाइजेस्टिव ग्लैंड में सबसे बड़ा भाग लिवर ही होता है, और अगर किसी ह्यूमन बींग्स का लिवर सही है तो समझिए उसका सब कुछ सही है, ठीक है। तो पहला डाइजेस्टिव ग्लैंड लिवर हो गया। ओके, और एक ग्लैंड और होता है इस जगह पे, इसे हम लोग सेलेब्री ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। ये हो गया पहला, है ना, पहला ग्लैंड हो गया सेलेब्री ग्लैंड। ये हो गया दूसरा लिवर, ठीक है, दूसरा कौन सा पार्ट हो गया? लिवर। और तीसरा, है ना, तीसरा जो है जस्ट यहीं पे है, उसे पेनक्रियाज कहते हैं, ठीक है। पेनक्रियाज यहाँ पे छिपा हुआ है इस स्टोमिक के जस्ट पीछे है। चलो इसको अलग कलर कर देते हैं, ठीक है, इसे हम अलग कलर से इंडिकेट कर देते हैं। ये हो गया हमारा पेनक्रियाज। आपको पता होना चाहिए कि पेनक्रियाज दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ना। पेनक्रियाज ह्यूमन बींग्स का, ह्यूमन बॉडी का दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है पेनक्रियाज, और ये पेनक्रियाज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। चलो ये भाग हो गया पेनक्रियाज, या अर्थात ये तीसरा ग्लैंड। ओके, अब देखो, है ना, इसी के पास दो छोटी छोटी गोल ब्लैडर के जैसा, है ना, दो गोलाकार संरचना होता है जिसे गोल ब्लैडर्स कहते हैं। अब देखिए, अब धीरे धीरे करके आपको, है ना, इसे बहुत ही अच्छा से बनाना है ताकि आपको एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स इसका मिल सके। चलिए अब अगला नेक्स्ट कलर मैं रेड ले लेता हूँ। चलिए अब देखिए, स्टोमिक के बाद ये जो पतली सी कुंडली नुमा पाइप है इसे बोलते हैं छोटी आंत। क्या बोलते हैं? छोटी आंत। क्यों? क्योंकि छोटी आंत, है ना, ये सेकेंड स्टोमिक के बाद का पार्ट है जो लगभग 6 मीटर लंबी होती है। इस सेकेंड पार्ट के बाद, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन इसे कहते हैं, और हिंदी में छोटी आंत कहते हैं। और इस छोटी आंत पूरा एकदम कुंडली नुमा होता है जो लगभग 6 मीटर लंबी होती है, और ये 3 पार्ट में बटा होता है। अब आइए, है ना, इसके बाद का पार्ट कौन सा कलर ले लूं? चलो ग्रीन ले लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन अर्थात बड़ी आंत। ओके, ये बड़ी आंत, ये बड़ी आंत जब वन करके एक एक करके मैं बताऊंगा, है ना, बड़ी आंत का क्या वर्क होता है। और छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में जो एक पॉइंट्स होते हैं इसी के बीच में एक अपेंडिक्स होता है ना, जो दोनों दोनों पार्ट को जोड़ने का काम करता है।
और इसके जस्ट नीचे ये पार्ट रेक्टम और नीचे का पार्ट जो खुला होता है उसे एनस कहते हैं। चलिए अब ये आपका टोटल क्लियर हो गया। तो आपने क्या देखा है ना, इसमें सबसे पहला जो पार्ट है, सबसे पहला जो पार्ट है माउथ, दूसरा जो पार्ट है ना फूड पाइप, फूड पार्ट, ठीक है, जिसे हम लोग एसियोफेगस के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो माउथ हो गया, फूड पाइप हो गया अर्थात ओसियोफेगस। तीसरा जो पार्ट है स्टोमक, चौथा जो पार्ट है ना, वो हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। पांचवा जो पार्ट हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, छठा जो पार्ट हो गया है ना उसे बोलते हैं रेक्टम, रेक्टम। सातवां जो पार्ट हो गया उसे हम बोलते हैं एनस। देखो ये इतना लिखना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले तो आपको अच्छा से डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाओगे तो इस डायग्राम बनाने में आपको पता है कितना नंबर मिलेगा, मात्र 1 मार्क्स। ठीक है, 1 मार्क्स आपका डायग्राम बनाने में। दूसरा जो मार्क्स मिलता है, ये जो नाम आपने लिखा ना, इसमें आपको 1 नंबर नाम लिखने का, अर्थात ये इस फिगर में आपको इतना फिगर अच्छा से बनाओगे तब जाके आपको 2 मार्क्स मिलेगा, ओनली फॉर 2 मार्क्स। अब इस फिगर को बनाने के बाद इस तरह से है ना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम लिखकर और ये सारे पार्ट को 1 2 3 4 5 6 7 लिखना है। इतना जब दर्शाओगे तो 1 नंबर इसका मिलेगा, अर्थात 3 नंबर। अब रही बात 2 मार्क्स कैसे आएंगे, अर्थात टोटल 5 नंबर लाना है। तो अब क्या करना है, सबके बारे में स्पष्ट रूप से बता लेना है। तो हमने आपको बताया था कि बहुत सारे अंग और कई प्रकार की ग्रंथियां मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करता है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करता है। तो देखो इस जगह पे टोटल 7 ऑर्गन्स हैं। कितने ऑर्गन्स हैं? 7। और बाकी का ग्लैंड का अगर काउंट किया जाए तो देखो पहला ग्लैंड तो हो गया सिलेवरी ग्लैंड, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो पहला हो गया सिलेवरी ग्लैंड, दूसरा हो गया लीवर, तीसरा हो गया पैनक्रियाज, ठीक है, और चौथा गोल ब्लडर्स। चौथा नंबर पे कौन आ गया? गोल ब्लडर्स। इसके अलावे स्टोमक के अंदर, इस स्टोमक के अंदर है ना कुछ ग्लैंड्स पाई जाती है जिसे म्यूकस कहते हैं, और इसके अलावे भी बहुत सारा होता है, लेकिन आपको सिर्फ ये 4 ग्लैंड जानना है। तो चलिए आप आज के बाद बिल्कुल माइंड में सेटअप कर लो कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इट इज द मेड ऑफ ऑर्गन्स एंड ग्लैंड। तो ऑर्गन में 7 ऑर्गन और ग्लैंड में 4। अब इस जगह पे इसे 1 बाय 1 करके जानना है। अगर चारों ग्लैंड को हम हटा देते हैं है ना, उस जगह से हम इसको अलविदा कह देते हैं, आपको पता है एक चावल का दाना नहीं पचा पाएंगे। इस जगह मैं आपसे एक क्वेश्चन मतलब एराइज कर रहा हूं, जरा कमेंट करके आप इसके बारे में बताएं। ओके, यू नो जैसा कि हम लोग सुबह से लेकर शाम तक बहुत चीज खाते हैं। ओके, आप भी खाते होंगे, बिना खाए हो तो कभी रहना ही नहीं है, क्योंकि नहीं खाओगे न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं तो बॉडी एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड करेगा, बॉडी कैसे ग्रोथ करेगा। तो ये सब तो बात सबको पता है। चलो अब एक चीज बता दो है ना, चना खाते हैं प्रोटीन मिलता है, मांस मछली जो भी वगैरह सब खाते हैं वो बात अलग है। मेरा ये कहना है कि हम लोग कुछ भी खाते हैं सबको पचा लेते हैं स्टोमक में, सबको हम क्या कर लेते हैं? डाइजेस्ट कर लेते हैं। अब मेरा ये प्रश्न है, इसका जवाब दे दो जरा कमेंट करके, तो मैं जानूंगा कि आप रियली यू आर ए ग्रेट, है ना। हम लोग बहुत कुछ खाएं पेट में पचा लिए, मांस खाएं उसको पचा लिए, हड्डी तक खाएं उसको पचा लिए, सब कुछ खाएं सबको पचा लिए। तो बात है कि हड्डी को भी खाएं पचा लिए, मांस को भी खाएं पचा लिए। अब मेरा प्रश्न ये है कि हमारा पेट, आपका पेट, वो भी तो मांस का टुकड़ा है। जिस दिन नहीं खाओ उस दिन पेट ही पच जाए, प्रॉब्लम है ना। बात बिल्कुल सही है कि ये हमारा जो स्टोमक है ना, उसमें कुछ भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं, हड्डियां भी खाती हैं, सब कुछ पच जाता है हमारा पेट में। तो बात है कि हमारा पेट भी तो मांस का टुकड़ा है, जिस दिन नहीं खाओ उस दिन पेट भी पच जाए। तो मेरा पहला प्रश्न,
क्यों नहीं पचता है, और दूसरा प्रश्न कब ऐसी क्रिया होती है कि रियल में पेट पच जाता है और आदमी टपक जाता है। दोनों बात मैं बोल रहा हूं। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कुछ भी खाते हैं सारे पच जाते हैं, पेट में जाता है, सब पचा लेते हैं, यहाँ तक कि मांस हड्डी सब। तो प्रश्न है कि क्यों पचता है, पेट भी तो मांस है, वो क्यों नहीं पचता है। और दूसरा यही प्रश्न है कि कब ऐसी स्थिति आती है कि रियल में स्टोमिक पच जाता है और आदमी टपक जाता है। चलिए तो अब वन बाई वन करके, ये आपके लिए क्वेश्चन था, इसका आप जवाब जरूर दें। चलिए अब आते हैं इस जगह पे। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सेवन ऑर्गन्स एंड 4 ग्लैंड्स आपस में जुड़कर पूरी प्रक्रिया, पूरी कायनात जोड़कर, है ना, पचाने में लग जाता है। तो सबसे पहला काम होता है माउथ का। किसका काम होता है? माउथ का। माउथ क्या करता है? भोजन को चबाता है। अब ये भोजन चबाता है किससे? तो चलिए आपको बताते हैं भोजन चबाने की क्रिया किसके द्वारा करता है। चलिए ये आ गए, है ना। भोजन चबाने के बीच में, है ना, हमारा तित का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। हमारे तित महाराज जो है, ठीक है, इस दांतों को, है ना, इस दांत के द्वारा भोजन को बहुत ही अच्छा से पचाने का काम करता है। अब इस जगह पे हाँ टाइप्स ऑफ टीथ तो बताया है, ठीक है, कि एक इंसाइजर होता है, कैनिन होता है, प्री मोलर होता है और मोलर होता है। लेकिन थोड़ी सी और जानकारी ले लें, है ना। टीथ का दो कैटेगरी होता है, टीथ का दो कैटेगरी होता है ना। पहला कैटेगरी होता है मिल्क टीथ, मिल्क टीथ, है ना, और दूसरा कैटेगरी होता है परमानेंट टीथ। ओके, परमानेंट टीथ। अब देखो इस जगह से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। टीथ का दो कैटेगरी होता है ह्यूमन बींग्स में, एक होता है मिल्क टीथ और दूसरा होता है परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ जो होता है इसकी संख्या 20 होती है और परमानेंट टीथ की संख्या 32 होता है। अब देखो यही मिल्क टीथ, है ना, एक एज आने के बाद टूटना शुरू हो जाता है और उसके बाद जो दांत निकलता है वो परमानेंट टीथ कहलाता है। और इस प्रकार से यह परमानेंट टीथ के 4 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स। ओके, इस परमानेंट टीथ के 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला हो गया, है ना, इंसाइजर, दूसरा हो गया कैनिन, तीसरा जो हो गया उसे बोलते हैं प्रीमोलर, और चौथा जो हो गया मोलर। अब यहाँ पर वन बाय वन सबके बारे में बहुत ही अच्छा से जानकारी ले लेते हैं। ओके, चलिए अब देखो बात है इंसीजर का, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर और चौथा मोलर। अब देखो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखना क्या है? देखना यही है कि दांतों का शेप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है ना। पहला है कैनिन, आगे का पार्ट, है ना, जिससे हम लोग जितने भी फल होते हैं, फलों को खाने के क्रिया में, है ना, हम लोग कैनिन का इस्तेमाल करते हैं। यानी ये कटिंग का काम करता है। किसका काम करता है? कटिंग का, यानी काटने का काम करता है। जैसे देखिएगा आप शाकाहारी जीवों में, ठीक है, उसका कैनिन बहुत ही ज्यादा शार्प होता है, खास करके रैबिट, खरगोश, है ना, खास करके इतना ना कैनिन तेज होता है कि उसका ज्यादा इस्तेमाल करने से कैनिन थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो कैनिन का काम ही है, जैसे आपको मैं सेव दूं, है ना, तो उसमें किसका उपयोग कीजिएगा? वही कैनिन का ही आप उपयोग करोगे। आगे से ही सेव को, किसी भी प्रकार के फल को काटने का काम करते हैं। तो वह तीत क्या कहलाता है? सॉरी, मैं बता रहा हूँ इंसीजर का और समझा रहा हूँ कैनिन का। अर्थात इंसीजर यानी सबसे आगे का जो अग्रदांत जो होता है, जो हंसने के बाद, स्माइलिंग के बाद जो फेस में दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? इंसीजर। ओके, जिसमें कटिंग का काम होता है। कैनिन का जहां तक काम है, कैनिन का काम बिल्कुल अलग है, ये चीरने और फाड़ने का काम करता है, ठीक है। जैसे आप गन्ना, है ना, केतारी वगैरह को जब उसका डंटी को जब चीरते हैं, है ना, तो चीरने का काम कैनिन का होता है। और इंसाइजर का क्या होता है? कटिंग करने का काम। यानी सेव जो खा रहे हैं, है ना, सेव जो खा रहे हैं अग्रदांत से, और इस अग्रदांत के जस्ट बगल में 2 नोकीली दांत है, उसे क्या कहते हैं? कैनिन। तो सबसे पहले ये दोनों का वर्क तो क्लियर हो गया, एक को कटिंग करना,
यानी काटना, किससे? इंसाइजर से। ये इंसाइजर से क्या करते हैं? कटिंग करते हैं, काटते हैं, ठीक है। छोटा बच्चा बहुत तेजी से दांती काटता है तो इंसाइजर का प्रयोग करता है। उसके बाद कैनिन, ये खास करके कैनिन कार्निवोरस वाले जीवों में कैनिन का जो दांत है बहुत ही ज्यादा बड़ा और शार्प होता है। तो खास करके बिल्ली और डॉग को देखोगे उसका कैनिन काफी बड़ा होता है। ह्यूमन बींग्स का भी कैनिन है ना, ह्यूमन बींग्स का भी कैनिन जो ज्यादा मांसाहारी होता है उसका दांत कैनिन थोड़ा बड़ा होता है। अब आइए प्रीमोलर। प्रीमोलर में है ना, प्रीमोलर का काम क्या है? तो दोनों का काम हम बताते हैं, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। प्रीमोलर, ठीक है, जैसे मान लिया जाए आप कुछ हार्ड सब्सटेंस खाते हैं, कहने का मतलब है जैसे आप चना वगैरह खाएं, ठीक है, कुछ कड़ा सब्सटेंस खाते हैं, उसको तोड़ने का काम, कड़ाक से तोड़ने का काम प्रीमोलर, और मोलर क्या करता है? उसको पीसने का काम करता है, पूरी तरह से एकदम उसको एकदम नस्ताबूत उड़ा देता है। तो ये चार प्रकार से दांत हमारे माउथ में वर्क करता है। तो सबसे पहले, इससे पहले आपको जानना है कि टीथ के कितने पार्ट्स होते हैं? दो। पहला दो 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 भाग में बटे होते हैं, एक मिल्क टीथ और एक परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ की संख्या कितनी होती है? मिल्क टीथ की संख्या 20 और परमानेंट टीथ की संख्या 32। और ये मिल्क टीथ में जो नंबरिंग होता है इसके भी चार पार्ट होते हैं, लेकिन परमानेंट टीथ को जब बांटा गया तो इसके चार पार्ट आपको आसानी से दिख रहा होगा। अब इसकी संख्या की बात है, ठीक है, इसकी संख्या सबकी अलग अलग होती है। कैनिन का दो ऊपर और दो नीचे, इसकी संख्या 4 होती है। तो इसके बाद आप बुक में देखिएगा सारा का सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है, कि आगे का दांत की संख्या ऊपर का 16 और नीचे का 16, ठीक है। तो इस तरह से है ना, आपको टोटल नंबर ऑफ काउंट करके टोटल दांतों की संख्या उसमें दिया हुआ है, कितनी संख्या प्रीमोलर की होती है, इससे भी क्वेश्चन में एग्जाम में आता है। तो चलिए, आपका टीथ वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आइए, है ना, अब थोड़ा पहले डाइजेस्टिव ग्लैंड का मैं बात कर लूं ताकि आपका टोटल टोटल टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। तो उधर मैंने लिखाया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सारे ऑर्गन्स का नाम। अब आइए स्पेशली उस ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड का नाम जो चार पार्ट में हमने दिया था। तो पहला पार्ट है ना, ह्यूमन डाइजेस्टिव ग्लैंड, ह्यूमन डाइजेस्टिव ग्लैंड, ओके। अब क्या है ना कि ये पहले ऑर्गन के बारे में समझाएंगे, उसके बाद ह्यूमन डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में बताएंगे। आपका न्यूट्रिशन में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म। तो कितना है टोटल संख्या इसकी? 4, ओके। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की ग्लैंड की संख्या टोटल कितना है? 4। पहला पहला हो गया, पहला हो गया आपका, पहला हो गया आपका सेलेवरी ग्लैंड। पहला हो गया आपका सेलेवरी ग्लैंड। देखिए, सेलेवरी ग्लैंड जो है इसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी ग्लैंड को दो कैटेगरी में बांटा है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड से पहले ग्लैंड क्या होता है वो जानिए। ग्लैंड भी एक कोशिकाओं का गुच्छा है, अर्थात ऊतकों का एक समूह है जिसमें, है ना, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन की क्रिया होती है। यानी कि सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ एंड द ग्रुप ऑफ सेल आर कॉल्ड टिश्यू एंड द ग्रुप ऑफ टिश्यू सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर फंक्शन, इट कैन बी वर्क स्पेशल वर्क, लेबर वर्क, इट कैन बी मेक ऑर्गेन। यानी कि ऊतकों के समूह मिलकर एक अंग बनाता है जो एक लेबर का काम करता है, एक ही कार्य को करता रहता है। लेकिन उसी ऊतक में कुछ ऊतक ऐसे होते हैं जो एक स्पेशल ग्लैंड का डेवलपमेंट करता है और वो ग्लैंड सारे अंग को वर्क करवाता है। यानी एक ग्लैंड कई अंगों को एक साथ जोड़कर उसकी प्रक्रियाओं को करवाने का काम करता है। तो अब देखिए, सेलेवरी ग्लैंड है ना, इसकी संख्या दो पेयर में होता है, 3 राइट और 3 लेफ्ट। तो मैं बता रहा था कि ग्लैंड को देखो दो कैटेगरी में बांटा, एक इंडोक्राइन ग्लैंड और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये इंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? जो शरीर के अंदर पाया जाता है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है? जो शरीर के बाहर पाया जाता है। तो बाहर किधर? तो आप सेलेवरी ग्लैंड को आप देख सकते हैं, लेकिन वो आधार के अलावे एक आधार और है। जैसे सेलेवरी ग्लैंड के बारे में जब बताया गया
तो एक ग्लैंड ऐसा होता है जिसके निकलने वाले हार्मोन डायरेक्ट ब्लड में डिजोल्व होता है। किसमें डिजोल्व होता है? ब्लड में। तो ये ब्लड में जो हार्मोन डिजोल्व होते हैं इसको एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, और जिसका हार्मोन ब्लड के अलावे यानी डायरेक्टली वाटर में डिजोल्व होता है उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। अर्थात ग्लैंड को, है ना, घुलने के क्रिया के क्रम में दो कैटेगरी में बांटा है। अगर मान लिया जाए माउथ से सलेवरी ग्लैंड से क्या छूटता है? सलाइवा। तो सलाइवा हमारे माउथ का जो लार है ना, इसी को तो बोलते हैं इंग्लिश में सलाइवा, और ये वाटर में डिजोल्व हुआ और हमारे पेट में गया, तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये लार को हमने देखा, है ना, और नहीं भी देखा तो ये वाटर में डिजोल्व हो गया, तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाएगा। और एक वैसा ग्लैंड जो डायरेक्ट डिजोल्व होता है कहाँ? ब्लड में, अर्थात ब्रेन में पाए जाने वाले पिट्यूटरी ग्लैंड, एडिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, जितने भी ग्लैंड हैं डायरेक्ट वो हार्मोन को ब्लड में डिजोल्व करता है, तो इसे बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ग्लैंड का दो काम होता है, एक हार्मोन को वाटर में डिजोल्व करता है और एक हार्मोन को ब्लड में डिजोल्व करता है। तो मैंने एक प्रश्न जो आपको दिया था कि, है ना, मनुष्य का जो भोजन है हड्डी और मांस का पेट पचा लेता है, क्यों? अब इसका जवाब आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले ग्लैंड को देख लेते हैं कि हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव ग्लैंड कितने होते हैं? 4। पहला हो गया सलेवरी ग्लैंड, दूसरा हो गया लीवर, दूसरा क्या हो गया? लीवर, तीसरा जो हो गया आपका पैनक्रियाज, तीसरा जो हो गया, है ना, पैनक्रियाज, ओके। चौथा जो आपका ग्लैंड हो गया, ये ग्लैंड हो गया गोल ब्लैडर्स, ओके, गोल ब्लैडर। देखो इस टॉपिक को, है ना, ये बस ग्लैंड के बारे में जान जाओ और ऑर्गन का फंक्शन जान जाओ, आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म, क्लियर। अब देखिए थोड़ा सा इस फिगर को देख ले, ठीक है। सबसे पहले देखिए सलेवरी ग्लैंड, है ना, सबसे पहला माउथ से, है ना, मिलने वाला, माउथ में मिलने वाला पहला ग्लैंड कौन सा होता है? सलेवरी ग्लैंड। उसके बाद नीचे आइए, सेकंड आपका ग्लैंड मिलेगा लीवर, उसके बाद नीचे आइए तीसरा आपका ग्लैंड मिलेगा पेनक्रियाज, उसके बाद फाइनली गोल ब्लैडर अपना काम करना शुरू करता है। तो इस तरह से आपने जाना कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में 7 ऑर्गन, 7 अंग लिखें और 4 ग्रंथियां। इन ग्रंथियों से बहुत सारा प्रश्न आता है। सलेवरी ग्लैंड क्या छोड़ता है? सलाइवा, है ना। तो एक गाना भी है, ऑल द रजनी फैन द लाइवा, ऑल द रजनी फैन द लाइवा, और माउथ से क्या छूटता है? ग्लैंड से सलाइवा, ओके। तो इस सलाइवा को याद कीजिएगा, ठीक है। और इसी कारण ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्वेश्चन भी आता है कि पहला पाचन की क्रिया कहाँ होता है, पाचन की शुरुआत कहाँ से होता है? तो याद रखिएगा पहला पाचन की क्रिया माउथ से ही शुरू हो जाती है। किसके माध्यम से? सलेवरी ग्लैंड के माध्यम से, ठीक है। क्योंकि सलेवरी ग्लैंड जैसे ही सलाइवा को छोड़ता है तो ग्लूकोज जो है ना, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज में टूटना शुरू हो जाता है। यही कारण है कि एक छोटे से बच्चे को, गोद में खिलाने वाले बच्चे को आप एक रोटी भी दे दो ना, रोटी का टुकड़ा स्टार्च का, वो उसे बहुत ही मजे से आपू चापू करके खाने का कार्य करता है। क्यों? क्योंकि है ना, सलाइवा क्या करता है, उसे माउथ में ही कई पार्ट में तोड़ देता है, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, तो वो एकदम इतना स्वादिष्ट हो जाता है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। और खास करके हम लोग के जो घरों में बड़े बुजुर्ग हैं, ठीक है, दादाजी, नाना जी, ये सब पहले से ही बोला करते थे, अकबका के मत खाओ, है ना, अस्थिर से खाओ और चबा चबा के खाओ। तो चबा चबा के खाने के लिए क्यों बोला जाता है? क्योंकि दांतों के जस्ट पीछे, है ना, ये ग्लैंड्स भरे पड़े होते हैं, सलेवरी ग्लैंड, 3 अपर, 3 राइट साइड एंड 3 लोअर साइड। और चबाने से क्या होता है ना, सलाइवा ज्यादा प्रोड्यूस होता है। तो एक लड़का बोल रहा था, सर सलाइवा तो मेरा ऐसे भी इतना प्रोड्यूस होता है ना सर, कि जब सोते हैं ना तो तकिया को पूरा भिगा देते हैं। अरे भाई वो बीमारी है, ठीक है। आपका जो लार है, आपका लार जो है, ठीक है, माउथ के अंदर पेट में जाना चाहिए गला के माध्यम से, लेकिन आप अपने लार को पूरा बेकार कर रहे हैं, ठीक है। खास करके, है ना, जो वैसा स्टूडेंट तो नहीं कहेंगे, वो अगर उसका वो लत हो गया तो वो स्टूडेंट नहीं है, वो एकदम बेकार टाइप का वो इंसान हो गया। खास करके, है ना, मैं क्या बोलूं, लेकिन बोलना भी जरूरी है। खास करके जो वैसे स्टूडेंट नहीं कहूंगा, वो स्टूडेंट हो ही नहीं सकता है,
है ना, वैसे ह्यूमन बींग्स जो गुटखा तंबाकू जो चबाता है ना, एकदम पूरा उसका मुंह एकदम देख के ही समझ में आता है कि एकदम गुटखा तंबाकू 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 चबा रहा है। आओ 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 करता है, जहां तहां पुछ पुछ करके डिजाइन पुचकारी मारता है। तो सोचो कि अपना कितना कीमती चीज को, सलाइवा को कोई अगर लैब में एक बूंद सलाइवा को अगर बनाओगे, जो सलाइवा में जो चीज पाया जाता है, तो लगभग एक बूंद की कीमत लगभग मिनिमम 100 से लेके 500 रुपया लगेगा। और प्रत्येक समय हमारे बॉडी में वो सलाइवा बन रहा है, तभी तो भोजन डाइजेस्ट हो रहा है। यानी कि हमने जो प्रश्न दिया उसका पहला आंसर आपका यही है, लेकिन अभी कंप्लीट आंसर नहीं हुआ, यानी शुरुआती दौर हो चुका है। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो सलाइवा है ना, हर एक बार चबा चबा कर ना जाने दिन भर में आधा लीटर सलाइवा जहां तहां थू थू करके पूरा भारत की जो स्वच्छता अभियान में अहम भूमिका निभाता है। और डिजाइन मार मार के पेंटिंग किए हुए है ना जगह पे ऐसा पिचकारी मारता है जैसे लगता है कि कोई गोमन सांप है ना विष जैसे छोड़ता है ना, एकदम गजब का बात है। उसको तो मेडल मिलना चाहिए। तो कहता भी है कि लेडीज लोग जो होता है ना जुबान से जहर मारती है ना। और आजकल इंसान जो है गुटखा वाला है ना, वो विष की जहर है ना सांप के जैसा फुचकारी मार मार के पूरे भारत की स्वच्छता में अहम भूमिका निभाने का काम करता है। हाल ही फिलहाल हावड़ा हावड़ा जो है ना, हावड़ा ब्रिज कोलकाता का जो हावड़ा ब्रिज है, ठीक है, कोलकाता का जो हावड़ा ब्रिज है वो गिरने गिरने के कगार में आ चुका था। पता है क्यों? क्योंकि वो जो अंग्रेज हावड़ा ब्रिज जो बनाया था है ना, वो काफी मजबूत है और आगे भी रहेगा, लेकिन जहां पे जो नट कसने वाला सिस्टम है ना, उस जगह पे अ, एक बार एक दिन में लगभग 10 लाख व्यक्ति आना जाना करता है। और उस 10 लाख व्यक्ति में से है ना 5 लाख गुटखा और पान वाले व्यक्ति होते हैं, जो आराम से हुगली नदी का नजारा देखते हो, वाह व्हाट इज दिस, वाह शो माय गॉड, ऐसे कर करके पूरा गुटखा से पूरा हावड़ा ब्रिज के नीचे वाला 2 फीट तक के पूरा कलर से डिस्कलर कर दिया, रस्टिंग होने लगा, जंग लगने लगा। तब कंपनी वाला जो होता है ना सर्वे में आया तो देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया कि तो पूरा तहस नहस कर देगा। तब जाके उस पे बैंड लगाया गया, पूरा कैमरा लगाया गया कि एक बार पिचकारी मार दिया तो इतना फाइन लगेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। और उसको पूरा पुनः कलर करके साफ सुथरा करके उस पर प्लास्टिक बैंड लगाया गया। आप इस न्यूज को देखोगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो जो गुटखा का मैं बात कर रहा हूं वो सलाइवा को बर्बाद कर रहा है। और सलाइवा कितना इंपॉर्टेंट है। पहला पाचन कहां से शुरू हो जाता है? माउथ से ही। किसके कारण? सेलेब्री ग्लैंड के कारण। तो ये जो प्रश्न है ह्यूमन डाइजेस्टिव ग्लैंड, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए आपको मैं बता दूं कि जितने भी व्यक्ति मांस, अंडा, मछली और हड्डी खाते हैं और उसे पचाते हैं, उस पचाने में उसका जो अहम भूमिका निभाता है ये 4 ग्लैंड यही है। क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी में 4 स्पेशल ग्लैंड होते हैं और ये ग्लैंड से निकलने वाले स्पेशल केमिकल हो जो होता है वही जो है ना हर एक चीज को ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है, और तब जाके ह्यूमन बॉडी के अंदर वो डाइजेस्ट होने का काम करता है। तो पहला प्रश्न का तो जवाब आपको मिल गया कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पचता है, पचने का कारण वो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, जिसमें ये चारों ग्लैंड मिलकर सारे भोजन को, मछली को, मांस को, हड्डी को, चावल को, दाल को, चना को, सबको पचा लेता है ये 4 ग्लैंड मिलकर, इसमें सेलेब्री ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज और गोल ब्लडर्स। और ये कब नहीं पचता है और आदमी टपक जाता है? यस, उस समय जब ये काम करना बंद कर देगा। तो आप गुटखा खाने वाले को देखे होंगे माउथ कैंसर होता है। क्यों? क्योंकि वो गुटखा खा कर दांत को और गाल को और ग्लैंड को एकदम घिस घिस देता है और पेट में लगातार है ना सलाइवा की कमी के कारण डाइजेशन उसका खराब हो जाता है। उसके अलावे लीवर क्या करता है? लीवर बेस का निर्माण करता है। लीवर किसका निर्माण करता है? बेस। और स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डेवलपमेंट होता है। अब देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना स्टोमक में और लीवर क्या बनाया? बेस बनाया। और इस तरह से जब एसिड और बेस आपस में जुड़ता है बॉडी के अंदर स्टोमक में, तो न्यूट्रलाइजेशन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है?
न्यूट्रलाइजेशन की क्रिया होती है और इसके बीच में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में सेपरेट होकर अलग अलग वर्क करना शुरू कर देता है। इसके बाद पैनक्रियाज जो है दो प्रकार के हार्मोन छोड़ता है और यह पैनक्रियाज जो है एक हार्मोन ब्लड में डिजोल्व होता है और दूसरा हार्मोन वाटर में डिजोल्व होता है और इस बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में इंसुलिन का जो डेवलपमेंट होता है वो पैनक्रियाज के द्वारा ही होता है और यही पैनक्रियाज है ना ग्लूकोज को कंप्लीट डाइजेशन देने का काम करता है और यही कारण है कि जिसमें अगर पैनक्रियाज किसी ह्यूमन बॉडी का खराब हो गया तो उसे शुगर की बीमारी, डायबिटीज, ठीक है। तो सोचो अगर पैनक्रियाज काम करना बंद कर दिया तो डायबिटीज हो गया। क्या हो गया? डायबिटीज। और डायबिटीज हो गया तो आदमी देखने में फिट एंड फाइन बट अंदर से ए लॉट ऑफ क्राइम। बात मतलब समझ में आया? जिस तरह से लकड़ी ऊपर से ठीक लगता है देखकर और अंदर पूरा दीमक लग चुका है ना, कहने का मतलब है वो व्यक्ति अंदर से खोखला हो चुका है। क्यों? क्योंकि पैनक्रियाज इंसुलिन तो छोड़ा तो डाइजेशन हो गया और इंसुलिन नहीं छोड़ा तो ग्लूकोज का तो डाइजेशन होगा नहीं और जब ग्लूकोज नहीं टूटेगा तो क्या होगा? मनुष्य के बॉडी में एनर्जी का निर्माण नहीं होगा और वो व्यक्ति थोड़ा सा वर्क करके एकदम थक जाता है, एकदम लाचार हो जाता है और बेड पे पड़ जाता है। तो देखो एक एक अगर बीमार हुआ तो कई तरह की परेशानियां। और जो दूसरा हार्मोन छोड़ता है जो डायरेक्ट ब्लड में डिजोल्व होता है, अगर गलती से वो हार्मोन छूटना बंद हो जाएगा तब तो सत्यानाश। अर्थात ह्यूमन बॉडी में अगर ये दो ग्लैंड, पहला हो गया लीवर और दूसरा हो गया पैनक्रियाज, अगर ये दो काम करना बंद कर दे तो पता है क्या होगा? डाइजेशन की क्रिया स्टॉप हो जाएगा और उसे दो तरह की बीमारियां होगा। पहला बीमारी हेपेटाइटिस, दूसरा बीमारी, हेपेटाइटिस में भी दो कैटेगरी होता है, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी। और इस हेपेटाइटिस के माध्यम से है ना पैनक्रियाज भी काम करना बंद कर दिया तो शुगर की बीमारी, डायबिटीज, और इस तरह से दोनों मिल गया तो महान बीमारी देता है जिसको बोलते हैं जॉन्डिस। और जॉन्डिस जो होता है 15 से 1 महीने तक का वो वक्त देता है कि संभाल लो, संभल जाओ, नहीं तो ये निकल जाएगा। तो यही कारण है कि जब ये दोनों काम करना बंद कर देता है तो जॉन्डिस जैसा खतरनाक बीमारी हो जाता है और हेपेटाइटिस ए से हेपेटाइटिस बी में जहां कन्वर्ट होता है तो आदमी का कहानी खत्म हो जाती है और वो पचने की क्रिया बंद होकर सदा के लिए स्वाहा हो जाता है। तो बहुत ही डेंजरस वाली बात है। तो सोचो कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है। देखो पढ़ाई अपनी जगह, जानकारी अपनी जगह और तैयारी अपनी जगह। तो सोचिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग को क्यों दिया गया? ताकि आप पढ़ लिख कर एक अच्छे नॉलेजेबल, ताकि सेहत को भी ध्यान दो और जानकारी भी पूरी रखो और किसी तरह का कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। अब आइए है ना, अब आइए आपका है ना ये जो पहला पेज था मैं उस जगह पे आता हूं जिस जगह पे बताए थे है ना। तो पहला हम चर्चा किए थे माउथ का, माउथ में जो हमने तित के बारे में बता दिया। अब तित के बाद दूसरा आता है टंग और तीसरा आता है सेलेब्री ग्लैंड। सेलेब्री ग्लैंड मैंने बता दिया। अब आइए बात टंग का। देखिए टंग जो है माउथ का दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है और ये सेंस ऑर्गन में आता है। आपको पता है दुनिया में जितना भी लोग कमा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, चाहे वो दुबई हो, सिंगापुर हो, मलेशिया हो, हांगकांग हो, इंडिया हो, बिहार हो, भारत में कहीं भी हो, कश्मीर हो या कन्याकुमारी हो, कहीं भी जाओगे तो खाना तो जरूरी है ना। और खाने का स्वाद का मजा ही कुछ अलग है। सोचो, जस्ट इमेजिन, अगर उस खाने में स्वाद को हटा दिया जाए, उस खाने में नमक को निकाल दिया जाए, आप खा पाओगे? नहीं। तो आप कभी सोचे हो कि ये क्या होता है स्वाद? तो स्वाद का मालिक होता है टंग, है ना। ये टंग, जीभ, कहता है ना कि जिसका टंग पे कंट्रोल है तो वो पैसा बनाएगा और जिसका टंग पे कंट्रोल नहीं है तो पैसा को इस तरह से उड़ाएगा जिसका कोई ठिकाना नहीं है। देखो अगर आप सही भोजन खा रहे हो स्वाद के साथ तो लाइफ बल्ले बल्ले है। और इसी टंग में अगर अल्कोहल का स्वाद उसको ज्यादा अच्छा लग गया
ठीक है। कुछ एडिक्शन, चरस, अफीम, गांजा का स्वाद उसे अच्छा लग गया, गयो ठाकुर गयो, है ना, राम भजो भाई राम भजो, इसकी कहानी खत्म हो गयो। क्यों? क्योंकि टंग जो है वो चीज को ज्यादा लाइक करने लगा, और इस तरह से, है ना, a lot of problem create in this that life, उसके जीवन में बहुत खतरनाक खतरनाक समस्या आने वाला है। दारू पीने वाले व्यक्ति, एडिक्शन वाले व्यक्ति, देखोगे जब तक वो नहीं खाएगा नहीं पिएगा वो पागल जैसे इधर से उधर होते रहेगा। जैसे ही उसको दो दोगे, मजा आ गया यार, क्या बात है, अरे तुम्हारा टंग पूरी तरह से गयो, है ना। तो मैं टंग की बात कर रहा हूं, ये स्वाद ग्रंथि इसमें भरा होता है, और लोग कहते हैं कि इसमें 5 ही स्वाद ग्रंथियां हैं। जी नहीं, अनलिमिटेड है, लेकिन पढ़ना 5 ही है। 5 टेस्ट मिलकर बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स उसमें होते हैं, लेकिन आपको 5 ही टेस्ट बर्ड के बारे में बताया गया है, ताकि आपको, जिस तरह से धरती पे 7 कलर नीड है, और इस 7 कलर से बहुत सारे कलर का डेवलपमेंट हुआ। संगीत में 7 सुर, है ना, सा रे गा मा प द नी, फिर से आता है। अब इसी सुर संगीत को मिलाकर बहुत सारे म्यूजिक का डेवलपमेंट, अलग अलग टोन, अलग अलग, उसी तरह से 5 स्वाद ग्रंथियां से मिक्स होकर बहुत सारे टेस्ट बर्ड हैं जो अलग अलग स्वाद बनाता है। अब बोलोगे कैसे? तो रोटी खाते हो, चावल खाते हो, दाल पीते हो, दाल खाते हो, तो क्या सबका एक ही टेस्ट है? नहीं, अलग है। तो कौन बताया? टेस्ट बर्ड। उसी तरह से सभी के हाथों का चाय का स्वाद अलग अलग होता है, तो अलग अलग कौन पहचानता है? तुम पहचानते हो या मैं पहचानता हूँ? जी नहीं, हमारा टंग बताता है कि उसका चाय का बात ही कुछ अलग था। उस जगह पे ढाबे का जो चाय था ना, क्या मस्त बनाता है। क्यों मस्त बनाता है? वो भी चाय था, ये भी चाय था। तो आपका टंग उस चीज को बताने का काम करता है। तो इस तरह से, है ना, आप जितने तरह का अलग अलग चॉकलेट खाते हैं, है ना, जितने तरह का मिठाइयाँ खाते हैं, तो वो अलग क्यों है? काजू खा रहे हैं, अलग टेस्ट है, किशमिश खा रहे हैं, अलग टेस्ट है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो टंग होता है ना, टंग स्वाद को निर्णय लेता है और वो बताने का काम करता है। तो चलिए, आपने जाना, है ना, कि माउथ के अंदर पहला तित, दूसरा टंग, और तीसरा सेलेब्री ग्लैंड होता है, और ये फंक्शन माउथ के अंदर ही होता है। अब आप सोचो कि माउथ के अंदर दांत को तोड़ दिया जाए, माउथ के अंदर जीभ को निकाल दिया जाए, और सेरेब्री ग्लैंड को कबाड़ दिया जाए, तो आप समझ सकते हो वो सिस्टम काम करेगा? कहानी खत्म, वहीं पे चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो इस माउथ को जो आप माउथ समझ रहे थे, अब उसे माउथ समझने का प्रयास नहीं कीजिएगा, क्योंकि माउथ के अंदर, बकल कैविटी के अंदर ये 3 काम एनी टाइम होता है। तब जाकर भोजन नीचे की ओर ट्रांसफर होता है, और इस ट्रांसफर वाले भाग को फूड पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड पाइप, जिसे एसियोफेगस कहते हैं। अब इस जगह से भी क्वेश्चन आता है, अब इस जगह से कौन सा क्वेश्चन आता है? तो हमेशा याद रखिएगा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन का शुरुआत तो माउथ से होता है, और फाइनली एनस से वो अनडाइजेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। लेकिन कौन सा ऐसा भाग है जो डाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी ऑर्गन्स और ग्लैंड है, उसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो ह्यूमन डाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता है? बिल्कुल सही, वो है हमारा एसियोफेगस, यानी फूड पाइप, ओनली फॉर पाथ, है ना, ये सिर्फ रास्ता है नीचे जाने का, ये किसी भी तरह का डाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है हर एक जगह, कंपटीशन हो चाहे किसी भी प्रकार का एग्जामिनेशन हो, तो ये याद रखिएगा, है ना। 1 फीट की जो गला से लेकर, है ना, इस स्टोमक के पार्ट तक की जो लंबाई होती है 1 फीट होती है, और ये जो होता है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में भाग नहीं लेता है। तो ऐसा किया जाए, है ना, टाइम को देखते हुए इस टॉपिक को यहीं पे स्टॉप करते हैं, है ना, और मिलते हैं कल 1 बाय 1 करके, है ना, टोटल टॉपिक को हम बताएंगे, है ना, और आपको इसके बारे में थोड़ा विस्तार से कहानी। तो चलो थोड़ा सा वन शॉट हम आपको दे ही देते हैं। तो ये फूड पाइप जो है ना, फूड पार्ट ओसियोफाइगस जो है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भाग नहीं लेता है। अब देखो, स्टोमक में एक स्पेशल एसिड का डेवलपमेंट होता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और यहां से भी क्वेश्चन आता है, इस जगह से भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ऑलवेज यू रिमेंबर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिर्फ पहला काम जो होता है, किल्स द जर्म, यानी जीवाणु कीटाणु जितने भी प्रकार के भोजन के माध्यम से जाता है उसको मारने का काम करता है।
और पेट को एसिडिक मीडियम में लाने का काम करता है और हर एक पार्ट को क्लीन करने का काम करता है। तो किल्स द जर्म इज द राइट आंसर, ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ दिया तो। उसके बाद आइए स्मॉल इंटेस्टाइन। सच में देखा जाए स्टोमक क्या करता है, भोजन को टुकड़े टुकड़े में तोड़ता है, पचाता नहीं है। तो पचाने का काम कौन करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर लंबी होती है। कितना होता है, 6 मीटर लंबी। और ये 2-2 मीटर में 3 पार्ट में बटे होते हैं, जिसको बोलते हैं जेजुनम, इलियम और डेडुनम। डेडुनम, इलियम और जेजुनम, ये 3 पार्ट में बटे होते हैं। और इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है वैली नुमा होता है। कोई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, कोई टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है और कोई लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसका मेन काम है एब्जॉर्ब करना। क्या करना, एब्जॉर्ब। जिस तरह से गन्ने में, गन्ना को कभी आप गन्ने का जूस के पास गए होंगे तो गन्ना से गन्ने का जो जूस निकलता है, उसी प्रकार से सारे फूड मटेरियल से, है ना, सारे फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करके, है ना, एब्जॉर्ब करने का काम करता है कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये तीन टाइप से वर्क करता है, 3 प्रकार से कार्य करता है। और तब जाके अनडाइजेस्ट मटेरियल जो है लार्ज इंटेस्टाइन में चला आता है। तो इसकी लंबाई कितनी होती है, 6 मीटर। और ये कितने पार्ट में बटे होते हैं, 3 पार्ट में। अब आइए लार्ज इंटेस्टाइन की जो लंबाई होती है 1.5 मीटर। ये सब क्वेश्चन आता है कि बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, 1.5 मीटर। और ये भी 3 पार्ट में बटे होते हैं, एक ऊपर चढ़ने वाला, फिर ये नीचे, और फिर ये नीचे बैकग्राउंड। और इसी का लास्ट जो पॉइंट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, जहां अनडाइजेस्ट मटेरियल पूरा जमा होता है, उसे बोलते हैं रेक्टम, जिसको बोलते हैं मलाशय। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन का तो काम है डाइजेशन का, एब्जॉर्प्शन का। और ये लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है, हमेशा याद रखना, यही क्वेश्चन हमेशा आता है। अब कहेंगे सर आप सब तो बोलते हैं सब क्वेश्चन आता है, आता है। देखो आता है, ये इस बार आया, वो उस बार आया, इसके बाद अगला बार आएगा, तो आना तो है। बट आप पढ़ने में थोड़ा दीवाना रहिए कि जो भी आए मैं सबको बना दूंगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम रहता है, तो वो ये क्या करता है ना, ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। मिनरल में खास करके नमक, है ना, सोडियम क्लोराइड को और जल को एब्जॉर्ब करता है। किसी का अगर स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन काम करना बंद कर दे तो उसी में उसका बासर फ्री हो जाता है और वो लोटा लेके दौड़ जाता है। कहने का मतलब है इसको बोलते हैं डिहाइड्रेट हो गया, है ना, मतलब मेरा तो पचा हुआ भोजन डायरेक्ट आउट। ठीक है, तो उसके बारे में हम कभी चर्चा करेंगे। अब आइए रेक्टम। रेक्टम में सारा सॉलिड मटेरियल जमा होता है और एक स्थिति के समय के अनुसार वो सारा अनडाइजेस्ट मटेरियल एनस से बाहर हो जाता है। तो इस तरह से आपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को, है ना, अगर आपको कंप्लीट 5 नंबर लाना है तो आपको पहला फिगर बनाना है, दूसरा उसके बारे में नाम लिखना है, तीसरा इस नाम के बाद इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं ये लिखना है। और यही नहीं है ना, इसके पार्ट के बाद, है ना, ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में लिखना है। तब ये टोटल मिलकर आपको 5 नंबर देने से कोई नहीं घटेगा। तो चलिए इसी के साथ इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।